हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू क्लासेस बाय विजेता। और आज का टॉपिक है एंगल ब्लैकवेल मिनियार्ड मॉडल। दिस मॉडल बिलोंग्स टू कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग मॉडल। कंज्यूमर बिहेवियर में आप जो भी पढ़ते हैं उसका सिर्फ हर एक सवाल का एक ही जवाब है, कंज्यूमर डिसाइड कैसे करता है, क्या प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का। और इंटायर कंज्यूमर बिहेवियर का जो सिलेबस है ना, कंप्लीटली इसी पे बेस्ड है कि बंदा डिसाइड कैसे करता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जब भी वो कोई भी चीज खरीदने जाता है। काफी सारे लोगों ने बहुत सारे मॉडल्स दिए हैं, बहुत सारी थ्योरीज दी है, लेकिन ह्यूमन बीइंग को समझा नहीं जा सकता कि एक्चुअली वो कोई चीज करता क्यों है। फिर भी एवरीवन हैज ट्राइड देयर बेस्ट टू गिव देयर मॉडल्स, और उसमें से एक बहुत ही अच्छा नाम है एंगल ब्लैकवेल मिनियार्ड मॉडल, जिसमें तीन कंट्रीब्यूटर्स हैं और तीनों ने मिलकर के एक थ्योरी दी है जो कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिफाइन करती है। So consumer decision making process, according to Engel Blackwell Miniard model, is a structured model, and it is structured around 7 point decision process. मतलब 7 stages, 7 point decision making इसमें की जाती है। और ये डिसीजन मेकिंग का जो स्टेप्स शुरू होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नीड रिकॉग्निशन फॉलोड बाय सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ इंफॉर्मेशन सर्च करने का तरीका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होगा। आप थोड़ा थोड़ा इसको ब्लैक बॉक्स थ्योरी से भी रिलेट कर सकते हैं, नॉर्मल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उससे भी रिलेट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड अराउंड 7 point डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एंड फर्स्ट स्टेज इज नीड रिकॉग्निशन, सेकंड स्टेज इज एक्सटर्नल और इंटरनल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करते हैं, हम सर्च करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं बाय मींस ऑफ इवैल्यूएशन, जहां पे जब भी आप इवैल्यूएट कर रहे हैं कुछ भी, आपको पता है यू आर फॉर्मिंग योर एटीट्यूड। तो इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होती है, ऑल्टरनेटिव्स आपने जब इवैल्यूएट कर लिया, यू गो फॉर वन परचेज। परचेज करने के बाद यू गो, आप पोस्ट परचेज रिफ्लेक्शंस ढूंढते हैं, मतलब आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर कैसा होगा। आपने पसंद किया, आप डिलाइट फेज में चले गए, या फिर आप अनसेटिस्फाइड हो गए, क्या हुआ आपके साथ, कैसा लगा आपको। एंड फाइनली आप डाइवेस्टमेंट के फेज में जाते हैं। डाइवेस्टमेंट इज अ फेज वेयर आप कभी ना कभी फाइनली उस प्रोडक्ट को डाइवेस्ट करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो एंगल ब्लैकवेल मिनियार्ड मॉडल में 7 स्टेजेस दिए गए हैं, और इसको फिर इसके बाद इसका जो जिक्र है वो काफी सारे कंज्यूमर बिहेवियर बुक्स में है और हमारे सिलेबस में भी है। तो लेट्स सी व्हाट इज दिस मॉडल एंड हाउ दिस मॉडल वर्क्स। सो जैसा कि पहले बता चुके हैं, कंज्यूमर आइडेंटिफाइज द नीड बिफोर प्रोसीडिंग टू एनी ऑफ द नीड, लाइक प्रोसीडिंग टू क्वेंच दैट नीड। जैसे गर्मी है, और गर्मी है, यू हैड योर डिनर एंड यू नाउ यू वांट कुछ मीठा कुछ ठंडा। तो एक आप मीठा ठंडा में देर आर सेवरल ऑप्शंस, यू कैन हैव आइसक्रीम ले सकते हैं आप, कोई कॉकटेल कोई मॉकटेल कुछ भी आप ले सकते हैं चॉइस का। तो अगर मान लीजिए इफ आई हैव अ चॉइस कि मैं आइसक्रीम खाना चाहूँ, तो मेरा नीड रिकॉग्निशन क्या होगा कि मुझे अभी इफ आई वांट टू हैव एन आइसक्रीम, या मुझे अपनी अभी जो ये नीड है इसको कैसे पूरा करना है, या व्हाट इज माय जो टेंशन दिमाग में क्रिएट हुआ कि नहीं डिनर करने के बाद तो मुझे कुछ ठंडा मीठा चाहिए ही चाहिए। दैट फेज इज कॉल्ड नीड। एंड आप नीड आइडेंटिफाई करते हैं। नीड आइडेंटिफाई करने के बाद, या इसको हम प्रॉब्लम रिकॉग्निशन भी कहते हैं, उसके बाद आप सर्च करने लगते हैं इंफॉर्मेशन कि कहाँ से इस इशू को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए आपको आइसक्रीम कहाँ से मिलने वाली है। इफ यू हैव इट इन योर फ्रिज, आप अपना फ्रिज देख लें। अगर यहाँ नहीं है तो फिर आपको शॉप पे जाना है। तो शॉप पे जाना है या आपको ऑर्डर करना है, एक यहाँ एक डिसीजन मेकिंग है। उसके बाद जो दूसरा लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है कि आप कौन सा फ्लेवर चूज करेंगे। तो जब आप ये बहुत सारा फ्लेवर चूज कर रहे हैं, या फिर आपने डिसाइड किया कि आपने जोमेटो स्विगी या किसी वेंडर के थ्रू उसको कॉल करके होम डिलीवरी करवानी है, या जा करके वांट टू एंजॉय द वेदर एंड हैव द आइसक्रीम, that is one phase of decision making. Another phase of decision making is when you evaluate between different choices of ice creams. So कंज्यूमर जब नीड आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद डिफरेंट ऑप्शंस को सर्च करने लगता है। आप भी जैसे सर्च करने लगते हो ना, जोमेटो पे जाते हो, स्विगी पे जाते हो और डिफरेंट ऑप्शन को स्क्रॉल डाउन करने लगते हो। तो व्हाट यू आर डूइंग योर सर्च। तो यहाँ पे जब सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटरनल भी होगा और एक्सटर्नल, दोनों तरह का इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा। इंटरनल इंफॉर्मेशन, आपने पहले से वनीला आइसक्रीम खा रखी है, आपको अच्छी नहीं लगती,
आप स्ट्रॉबेरी आपने खा रखा है, आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपको संडे बहुत अच्छा लगता है, या फिर आपको पाइनएप्पल बहुत अच्छा लगता है, या चॉकलेट चिप्स अच्छा लगता है। तो ये आपका पुराना इन्फॉर्मेशन था। आपने अभी जाकर के जोमेटो पे देखा तो बास्किन्स एंड रॉबिन बहुत सारे फ्लेवर ऑफर कर रहा है, तो उसमें से आप कौन सा चूज करेंगे? और या फिर आप कुछ नया ट्राई करेंगे, या अपना पुराना ही आपको लगता है कि नहीं, मैंने आलमंड रस खाया था वही खा लेता हूँ? तो वट एवर थिंग यू डिसाइड, इट इज बेस्ड ऑन एन इवेल्युएशन प्रोसेस। तो प्री परचेज इवेल्युएशन ऑल्टरनेटिव होता है, इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होता है, और जो भी ऑल्टरनेटिव आप एक्सप्लोर करेंगे इट इज बेस्ड ऑन द ऑप्शन अवेलेबल। सबसे पहले तो ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए ना, उसके बाद आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कितने हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर। आपको मन है कि आप बाहर जाएं, बाहर जाके घूम फिर के आराम से आइसक्रीम खाएं, लेकिन बाहर बहुत वेदर काफी एकदम चिली चिली सा हो रखा है, मान लो कि -3 डिग्री टेम्परेचर पे, तो जा करके आइसक्रीम खाना कैन बी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, या बारिश हो रही है बहुत तेज एंड यू डोंट हैव अ कार, देन उस समय आइसक्रीम खाने जाना वो थोड़ा टीडियस हो सकता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी ध्यान रखने पड़ते हैं। इन्वायरमेंटल का फैक्टर यहाँ पे ये कहने का मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप बारिश और वेदर का ही कंडीशन देखें। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आप किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होते हैं, तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जिसको कि हम माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं। तो ये माइक्रो फैक्टर्स और मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं, जो आपके कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, उसका ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप किसी भी तरह का परचेज डिसीजन कर रहे होते हैं। तो वन देन परचेजेस अ गुड और सर्विस। आपने चूज कर लिया कि मुझे गुआवा विद चिली आइसक्रीम का फ्लेवर आपको खाना है, तो यू हैव डिसाइडेड दैट, और परचेज आपने कर लिया, जोमेटो पे आपने पे कर दिया, पे करने के बाद अब सामान आपके घर आने वाला है, यू रिसीव दैट प्रोडक्ट, यू कंज्यूम दैट प्रोडक्ट, और उसके बाद फिर आप अपना पोस्ट कंजम्पशन एनालिसिस, वो पहली बाइट, वो पहला स्कूप जब आप आइसक्रीम का लेते हैं, वो पहली, हो सकता है आपने पहली बार वो फ्लेवर ट्राई करा, आप उसको वो एक फील जब आता है एंड यू हैव अ डिलाइट वाला फेस, और आपको एक बहुत खराब सा फेस, मतलब एक दोनों, एक ऑफुल और बहुत डिलाइट फेस दोनों हो सकता है। तो पोस्ट कंजम्पशन एनालिसिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फीडबैक पार्ट, और इसी को एंगल ब्लैकवेल मॉडल में काफी फोकस किया गया है कि फीडबैक, और फीडबैक के बाद जो आपका डाइवेस्टमेंट स्टेज है, divestment stage is basically the peripheral in the process, and it acknowledges that at one point the good or service will be disposed of। कभी ना कभी तो आप उसको डिस्कार्ड करने वाले हो, कभी ना कभी उस फ्लेवर को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फिर भी आप उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे, आगे कोई और ट्राई जरूर करोगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी को एंगल ब्लैकवेल मॉडल में अच्छे से उनकी मॉडल उन्होंने बनाया है और उसके हिसाब से बनाया है। तो यहाँ इस मॉडल के हिसाब से देयर आर 4 फेजेस। पूरे डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो उसको 4 फेजेस में हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है इंफॉर्मेशन इनपुट स्टेज, दूसरा होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेज, तीसरा है डिसीजन प्रोसेस स्टेज, एंड फोर्थ इज वेरिएबल इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन। लेट्स सी व्हाट आर दीज। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेज में आपको आपको नीड जब पता हो चुकी है, तो आप क्या करते हैं, आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। ये इंफॉर्मेशन सर्च मार्केटिंग एंड नॉन मार्केटिंग दोनों सोर्सेज से हो सकता है। मार्केटिंग, जो आप कंपनी के ऐड आपने देख रखा हो, आपके दिमाग में पहले से प्री डिस्पोजिशन हो बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी जो भी कंपनी अपनी तरफ से कर रही है, मतलब कंपनी ने जो बोला वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब मेड बी एडवर्टीजमेंट, मेड बी एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी दे आर यूजिंग, एक उसका इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा नॉन मार्केटिंग सोर्सेज, जैसे कि आपकी फैमिली, जैसे कि आपका रेफरेंस ग्रुप, जैसे आपके ओपिनियन लीडर, जैसे आपका सोशल क्लास, इसका भी आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। मुझे लैपटॉप लेना है, तो डेल का एडवर्टीजमेंट मैंने देखा है, मैंने एचपी का भी एडवर्टीजमेंट देखा है, मैंने मैक का भी एड देखा हुआ है, और मैंने बहुत XYZ ब्रांड देखा है, लेकिन मेरे भैया को एचपी ही पसंद है। वो कहते हैं कि वो 10 साल से एचपी यूज करे, मुझे भी एचपी लेना चाहिए। इट इज अ नॉन मार्केटिंग सोर्स। तो सोर्स कैन बी मार्केटिंग सोर्स, कैन बी नॉन मार्केटिंग सोर्स। तो आप उसके हिसाब से आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, और आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। So if the consumer still does not arrive to a specific decision, the search for external information will be activated in order to arrive to a choice, or in some case if the consumer experience dissonance,
because of the selected alternative is less satisfactory than expected. अगर आपका इंटरनल सोर्सेज या फिर आपके मार्केटिंग सोर्सेज उससे आप कन्विंस्ड हैं, तो क्या करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने लगेंगे। मतलब कि अगर मेरे पास 20 ब्रांड है कंप्यूटर के, लैपटॉप के, तो उसमें से 4-5 के बीच में मैं अपना ऑल्टरनेटिव तय करूंगी और उसके बीच में चूज करूंगी। या फिर मैंने 5 फ्लेवर आइसक्रीम के डिसाइड कर लिए हैं, अब मैं वो 5 फ्लेवर में से डिसाइड करूंगी। लेकिन अगर आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हैं, जोमेटो पे या स्विगी पे आप रेटिंग्स देखते हैं, आप रिव्यूज देखते हैं, लोगों ने इसके बारे में क्या कहा। आपको जब भी कोई डिसोनेंस को सॉल्व करना होता है ना, जब भी डिसोनेंस को हम रिड्यूस करना चाहते हैं, कंफ्यूजन डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ वाले और सारे लोग खड़े हो जाए जो हमें बोले कि नहीं नहीं, तुमने जो डिसीजन लिया है वो सही है। और ये नेचुरल ह्यूमन नेचर है। हमें अगर हमारे डिसीजन को 10 लोगों ने सही कह दिया, तो हमें खुद भी मालूम है कि हमने गलत डिसीजन लिया है, फिर भी 10 लोग कह रहे हैं तो हम खुशी खुशी मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने जो किया है वो सही है। इस तरह के प्रोसेस को हम डिसोनेंस रिडक्शन कहते हैं। डिसोनेंस रिडक्शन थ्योरी और कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, उस पे वीडियो है, यू कैन चेक इट आउट। फिर आप जो सेकंड फेज पे बढ़ते हैं, जहां पे आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। इंफॉर्मेशन को जब आप प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना इंफॉर्मेशन मिला है। आप परसेप्शन के वीडियो में आपने देखा होगा कि बहुत बार हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एक्सपोजर ही नहीं है। मुझे एमबीए करना है, लेकिन और मैं जानती हूँ कि आईआईएम से एमबीए करना ही सबसे बेस्ट है, लेकिन मुझे हार्वर्ड के बारे में पता ही नहीं है, मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटीज के बारे में पता ही नहीं, या फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना बहुत महंगा होगा, और जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो पता चला कि इंडियन यूनिवर्सिटीज आर मच मोर एक्सपेंसिव देन हैविंग अ फॉरेन डिग्री। तो यहाँ पे क्यों ऐसा है, बिकॉज मेरा एक्सपोजर नहीं है, मुझे पता नहीं है। तो एक्सपोजर के लिमिट के हिसाब से हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, कितना एक्सपोजर आपको मिल पाया। जोमेटो पे जब तक 10 आइसक्रीम की लिस्टिंग है अगर आपके पास, तो ऑब्वियसली आप 10 में ही सर्च करेंगे, आप 11वां अपने मन से उसमें प्लेस ही नहीं कर सकते ना, ऑप्शन नहीं रहता। तो दिस स्टेज कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर एक्सपोजर, अटेंशन, परसेप्शन, एक्सेप्टेंस एंड रिटेंशन ऑफ द इनकमिंग इंफॉर्मेशन। आपको कितना एक्सपोजर है, कितने चीजों का लिस्ट दिया हुआ है, उस पर कौन सी चीज आपका ध्यान खींचती है, अटेंशन, उसको लेकर के आपका परसेप्शन कैसा है। आपका ध्यान खींच रहा है बहुत सुंदर सा सजाया हुआ लेकिन वनीला आइसक्रीम, तो आपको पहले से पता है यार वनीला तो अच्छा लगता ही नहीं। तो यू हैव सम प्री डिस्पोजिशन जो आपका परसेप्शन है, तो उसके हिसाब से, परसेप्शन के हिसाब से, इधर यू एक्सेप्ट द प्रोडक्ट और यू रिजेक्ट द प्रोडक्ट। एंड आप फिर उसके, आपके जो भी डिस्पोजिशन है उसमें एक्सेप्टेंस है तो ये रिटेंशन के पार्ट में जाएगी। अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं है तो हम उसको मूव वहां छोड़ करके आगे मूव कर जाते हैं, जो कि आप अगर अपने स्क्रीन पे करते हैं, आप स्क्रोल कर लेते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेज में बेसिकली हम इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, या हम देखते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन को एक्चुअली में प्रोसेस किया जा रहा है। So the consumer must first be exposed to the message, allocate space for this information, interpret the stimuli, and retain the message by transferring the input to a long-term memory. अगर आपका पुराना वनीला आइसक्रीम का एक्सपीरियंस अगर आपकी मेमोरी का हिस्सा नहीं होता, तो आपको वो ध्यान में नहीं रहता कि शायद वो वनीला आइसक्रीम अच्छा नहीं लगता है। ये आपके ध्यान में ये चीज है क्योंकि आप इस पूरे प्रोसेस से गुजर के आए हैं, आपने अपने स्टिमुली को इंटरप्रेट किया है, उससे जो मैसेज आया, आपने वनीला आइसक्रीम खाया, आपके टंग को अच्छा नहीं लगा, आपके जो टेस्ट बड्स है उसको अच्छा नहीं लगा, तो वो आपके मेमोरी का हिस्सा बन गई कि मुझे ये टेस्ट पसंद नहीं है। या फिर आप पहले से मान लो आप का आलमंड फ्लेवर का कोई आइसक्रीम खा रखे हैं, तो यू हैव एन फेयर आइडिया कि मुझे वो टेस्ट अच्छा लगा था। तो वो टेस्ट अच्छा लगा था या बुरा लगा था, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ मेमोरी। तो जब भी आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो आपका पुराना कोई भी डिस्पोजिशन रहे, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने पहले से ले रखा है, वो आपके मेमोरी का हिस्सा होती है, जिससे कि आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। साथ साथ आप ऑल टाइम अपने मेमोरीज में कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुली, retention of message, and transferring of this input into long-term memory. So this is the second stage. Third stage is when we talk about the decision process. Decision process में this is the main part, जहाँ पे 5 basic decision process decision stages होते हैं।
प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, सर्च ऑफ ऑल्टरनेट इवैल्यूएशन, और उसके बाद फिर उसके हिसाब से परचेज के बाद आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो जब भी आप इवैल्यूएशन को ऑल्टरनेट, जितने भी आपके पास ऑल्टरनेटिव्स है उसको जब आप इवैल्यूएट कर रहे होते हैं तो उसके हिसाब से आपका एटीट्यूड का फॉर्मेशन होता है। हम पहले से जानते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि एटीट्यूड का फॉर्मेशन आपके इवैल्यूएशन प्रोसेस से होता है। आप जिस तरह से इवैल्यूएट करते हैं किसी भी चीज को, उसके हिसाब से आप अपना एटीट्यूड फॉर्म करेंगे। एटीट्यूड पे देयर इज एन वीडियो, यू कैन चेक इट आउट। तो decision making process, once you are done with your decision making process and you went to either purchase phase or rejection phase, दोनों में से किसी भी फेज पे जाएंगे तो उसका भी आपका बिहेवियर होगा, उसके हिसाब से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत उसमें से कोई भी फ्लेवर, मान लो जोमेटो में से कोई भी फ्लेवर आपको पसंद नहीं आया, तो आप जोमेटो का ऐप बंद करके या तो स्विगी पे चले जाएंगे या गाड़ी निकालेंगे और आप मार्केट में चले जाएंगे। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि उन फ्लेवर्स में से अगर आपको कोई पसंद आ गया, आपने ऑर्डर करा, आपके घर पे वो सामान आया, आपने खाया, और खाने के बाद टेस्ट के हिसाब से यू फील डिलाइटेड और यू फील अनसेटिस्फाइड, बोथ वेज। तो both ways में it will become a part of your memory, it will become a part of further problem solving behavior। अब ये जो फेज आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा उसको आप फर्दर और अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यूज करेंगे। तो दीज आर द थ्री मेन थिंग्स जो कि एंगल ब्लैकवेल मॉडल का पार्ट है। उसके बाद जो फोर्थ थिंग है वो सारे वेरिएबल जो कि आपके डिसीजन प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। So decision making process is affected by various variables, and these variables are individual factors or environmental factors। Individual factors मतलब आपका साइकोलॉजिकल स्टेट, मतलब आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके परसेप्शन, आपका एटीट्यूड, आपकी लर्निंग, ये सारी चीजें आपका इंडिविजुअल बिहेवियर है। साथ में आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब आप जिस भी जगह पे रहते हैं, आपकी डेमोग्राफी, उसके हिसाब से आपका सोशल क्लास होगा, आपका लाइफस्टाइल होगा, आपका एज हो सकता है, एज के हिसाब से आपके चॉइसेस डिफरेंट हो सकते हैं, आपका लाइफ में क्या स्टेज है उसके हिसाब से आपके चॉइसेस डिफरेंट हो सकते हैं, आपका रेफरेंस ग्रुप कैसा है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आप किस तरह के कल्चर में रहते हैं, किस तरह का फैमिली है आपका, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफेक्ट करती है। तो अगर मान लीजिए अगर हम सिंपल फैमिली का डिसीजन लेते हैं, तो इफ इट इज अ लाइक जॉइंट फैमिली, तो ऑब्वियसली आप जो आइसक्रीम ऑर्डर करने वाले हैं वो पूरा का पूरा फैमिली पैक होने वाला है। जबकि आप न्यूक्लियर या फिर आप सिंगल रहते हैं तो आप छोटे से पैक से भी काम चला लेंगे। तो वेरिएबल बहुत सारे होते हैं जो कि आपके बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। ये सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर आपकी पर्सनालिटी, या फिर आपके इंडिविजुअल, या फिर आपके इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारे फेजेस होते हैं। तो अगर आप मॉडल को ध्यान से देखेंगे तो इस मॉडल को, दिस इज द कंप्लीट मॉडल, और मॉडल में मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंट कलर बार्स लगा दिए हैं उसमें। तो ये जो पहला फेज आपको ब्राउन दिख रहा है, ब्राउन इज बेसिकली द इनपुट फेज, जहां पे आपको नीड आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद से आपको स्टिमुली जनरेट होता है, मतलब मुझे वो कुछ ठंडा मीठा खाने की वो इच्छा जनरेट हुई है, दैट इज माई स्टिमुली। और उसके हिसाब से मार्केटिंग एंड नॉन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन जो भी मेरे पास है, जिस भी तरह का एक्सटर्नल सर्च अवेलेबल होगा, जो भी सोच का हिस्सा, अगर मुझे, जैसे कि अगर मैं आइसक्रीम के ऊपर सर्च कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास आइसक्रीम एक ऑप्शन बन के तभी आया क्योंकि मुझे ये नॉन मार्केटिंग डोमिनेंस की वजह से पता है कि कुछ ठंडा और मीठा खाना है तो आइसक्रीम कैन बी एन ऑप्शन, उसी जगह पे कॉकटेल कैन बी एन ऑप्शन, कोल्ड ड्रिंक कैन बी एन ऑप्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे स्टिमुली का हिस्सा होती है जो कि हमारा इनपुट का पार्ट है। सेकेंड पार्ट इज हाउ वी प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को जब आप प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वहां पे आपका जैसा एक्सपोजर होगा उसके हिसाब से आपका अटेंशन होगा, अटेंशन के हिसाब से आप ब्रांड्स को कॉम्प्रीहेंड करेंगे, कौन सा ब्रांड अच्छा है कौन सा खराब है। यहाँ पे आपके एटीट्यूड का फॉर्मेशन होता है, जो अच्छा रहेगा उसके लिए एक्सेप्टेंस आएगा, जो अच्छा नहीं है उसके लिए रिजेक्शन आएगा, जो आपने एक्सेप्ट किया उसको आप रिटेन करेंगे,
रिटेन करना आप सिंपल अगर देखें तो उसको कार्ट की तरफ आप मूव करा सकते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे यही ऑर्डर करना है, दिस रिटेंशन बिकम्स अ पार्ट ऑफ द मेमोरी। और फिर यहाँ से अब आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जाते हैं। तो डिसीजन स्टेज में आपने नीड, आपको पता है, आपने सर्च कर लिया है, अब आप प्री परचेज इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स करते हैं, फिर परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, एंड पोस्ट कंजम्पशन इवैल्यूएशन करते हैं। तो पोस्ट कंजम्पशन इवैल्यूएशन में आप सेटिस्फाई डिससेटिस्फाई भी हो सकते हैं, आप सेटिस्फाई भी हो सकते हैं, बट इन एनी केस यू विल डाइवेस्ट, इन एनी केस आप डिस्पोज करेंगे ही। आप ऐसा थोड़ी है, हीरा नहीं है सदा के लिए, और हीरा किसी के लिए भी सदा के लिए नहीं होता, वो भी डिस्पोज होता है। तो डिस्पोजल, दैट इज अ पार्ट ऑफ डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट इज ऑल्सो अ फेज ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कब आप उसको डिस्पोज करते हैं, तो वो डिस्पोजल हो जाता है, डिस्पोज ऑफ। और जो ये ग्रीन बॉक्स में हमने लगा रखा है, ग्रीन बॉक्स में दीज आर द फैक्टर्स जो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफेक्ट करती है। तो आप एरोज देख सकते हैं, एरो का मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो इसमें आपके इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस में आपका कल्चर, आपका सोशल क्लास, पर्सनल इन्फ्लुएंस, आपकी फैमिली और आपका सिचुएशन, ये सारी चीजें आपका इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस का हिस्सा है। वहीं पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस लाइक कंज्यूमर रिसोर्स आपके पास कैसे हैं, पैसे हैं भी या नहीं, खरीदोगे क्या, तो कंज्यूमर रिसोर्सेज आपको चेक करने हैं, मोटिवेशन, इन्वॉल्वमेंट कितना आप रखना चाहते हैं, नॉलेज आपके पास है कि नहीं, इवेलुएट आप कैसे करते हैं, मतलब एटीट्यूड का फॉर्मेशन कैसा होता है आपका, पर्सनालिटी कैसी है, वैल्यूज, लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें इफेक्ट करती है आपके टोटल ये पूरा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको। So this is all about Engel-Blackwell Miniard model. Near about every model of decision making is based on these 5 stages: need recognition, search, pre-evaluation, evaluation, purchase, consumption and post-purchase behavior. लेकिन हर एक ऑथर ने उसको लिखने का तरीका, मॉडल का तरीका अलग अलग तरीके से बनाया है। सो दिस इज एंगल ब्लैकवेल मिनियार्ड मॉडल। एंड जो चीज इसमें मिसिंग थी वो थी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट शेप दीज आइटम्स एंड व्हाई डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी कैन प्रोड्यूस डिफरेंट डिसीजन मेकिंग। ये इस मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया गया कि डिफरेंट पर्सनालिटी के लोग कैसे अलग अलग डिसीजन ले लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करने में ये मॉडल फेल कर जाता है। एंड हाउ विल वी अप्लाई दीज वैल्यूज टू कोप अप विद डिफरेंट पर्सनालिटीज, डिफरेंट डिफरेंट लोग रहेंगे तो वहां पे हम कैसे ये मॉडल को फिट कराएंगे, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन इस मॉडल में नहीं है। So this is one of the drawbacks of Engel-Blackwell model, and this is all about Engel-Blackwell Miniard model. If you have any question, you can ask me at vijeta.rwc@gmail.com. You are free to comment. You can comment in the comment section. And if you like the content, please share it. And if you have not subscribed, please do subscribe to my channel. Thank you so very much for listening to me. Thank you.